दोस्तों नमस्कार। मैं इंजीनियर्स ट्रेनिंग एकेडमी के 16वें एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अशोक, आपका होस्ट। दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं गुड मेंटेनेंस प्रैक्टिस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इसमें हम पार्ट सी डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम ए और बी पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो इस एपिसोड में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और उसकी शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट मेरा जो है वो ये है कि हमें जब भी मेंटेनेंस करना होगा तो जिस इक्विपमेंट का मेंटेनेंस कर रहे हैं उसके ऊपर एक डिस्प्ले बोर्ड लगाना है। डिस्प्ले बोर्ड लगाने से जो भी व्यक्ति वहाँ पर आएगा, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या कोई भी होगा, तो उसको एक दूर से ही उसको देख के पता लगेगा कि इक्विपमेंट इज़ अंडर मेंटेनेंस। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन हो गया उसका, और इक्विपमेंट आपका आइसोलेशन में आ जाएगा। फिर जब आप मेंटेनेंस प्लान करते हैं तो उस इक्विपमेंट का सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, और जो वहाँ पर जो काम कर रहे हैं आपका खुद का स्टाफ है, उनकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए सबसे पहले आपको जो उसका मैन पावर या जो भी उस पर्टिकुलर सेक्शन पर हम मेंटेनेंस कर रहे हैं उसका पावर ऑफ करना चाहिए, ताकि कोई किसी तरह का एक्सीडेंट होने की संभावना ना रहे। और अगर पॉसिबल है, और मुझे मालूम नहीं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, अगर कोई ऐसा चीज़ है जो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है यहाँ पर, तो वहाँ पर आप इमरजेंसी का जो बटन है उसको भी आप पुल आउट कर सकते हैं, ताकि कोई गलती से भी कोई चीज़ को सिस्टम को ऑन न करे। फिर आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पर फायर सेफ्टी का ध्यान विशेष रखना पड़ेगा, और फायर एक्सटिंग्विशर हमेशा अपने साथ रखें। किसी कारण से, कोई भी कारण से कोई आग लगने की संभावना पॉसिबल होती है, और एक्सीडेंट होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। कुछ समय ऐसा भी होता है कि आपको जहाँ से एलपीजी लाइन या फिर कोई दूसरे केमिकल्स जो फायर पकड़ सकते हैं, तो उन ऐसी जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर आपको रखना जरूरी है। कई बार इलेक्ट्रिकल स्पार्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो सेफ्टी के तौर पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पर रखने चाहिए। इसके अलावा अगर आप फायर हैजर्ड वाली जगह पर काम करते हैं, जैसे एलपीजी एरिया हो गया या फिर कोई केमिकल से स्प्रिट हो गया या दूसरी उस टाइप की चीज़ें हैं जहाँ पर आग लगने की संभावना होती है, वहाँ पर आपको स्पार्कलेस टूल्स यूज़ करने हैं। मतलब कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ से स्पार्क वगैरह नहीं पैदा होता है, और स्पार्क अगर पैदा होगा तो वो फायर भी लग सकती है वहाँ पर। तो उसमें जैसे ब्रॉन्ज वगैरह की चीज़ें होती है, कुछ टेफ्लॉन की चीज़ें होती है, टेफ्लॉन के टूल्स भी हो सकते हैं उस टाइप के। तो मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके के इस टाइप के टूल्स हम लोग होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके फिर तीसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि जब भी आप मेंटेनेंस करते हैं तो आप हमेशा कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ों को काफ़ी फ्रिक्वेंटली खोलना पड़ता है आपको, और ऐसे टाइम पे ये ऑब्ज़र्व किया है कि वो हैं आपके हार्डवेयर चीज़ें, मतलब नट बोल्ट हुए, वो कई बार स्लिप मारते हैं या फिर वो वन आउट हो जाते हैं, कुछ भी इस टाइप से। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप उनको करेक्टिव एक्शन लेना है, और करेक्टिव एक्शन ये है कि आप उन ऐसे टूल्स जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, ये नट बोल्ट्स, उनको आप रिप्लेस कर दीजिए। वो रिप्लेस करने से आपको फ्यूचर में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनको खोलने में ही बहुत टाइम जाता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे मान लो आप खोल रहे हैं और उसके थ्रेडिंग वगैरह भी डैमेज हो गए,
तो जब आप इस टाइप का रिप्लेसमेंट का वो एक्सरसाइज करेंगे तो आप, चूँकि आपके पास टाइम भी है, मेंटेनेंस टीम भी है, तो आप उसको करेक्टिव एक्शन भी ले सकते हैं। अभी छठवां पॉइंट ये है कि आप जब मेंटेनेंस करते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो आपने शेड्यूल नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन या आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर। तो उस कंडीशन में देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो शेड्यूल की थी आपने, वो छूट जाती हैं और उनको आप नहीं कर पाए। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप कुछ चीज़ अगर मिस कर गए हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ दिया आपने डेलिबरेटली नहीं, मतलब ड्यू टू सम अदर प्लानिंग्स, तो उनको आप रिकॉर्ड करिए और उनको रीशेड्यूल करिए उन एक्टिविटीज़ को। लेकिन वो एक्टिविटीज़ छूटना नहीं चाहिए। जब भी नेक्स्ट आप शेड्यूल लेते हैं आप उन एक्टिविटीज़ को ज़रूर परफॉर्म करिए। फिर सातवां पॉइंट है कि जब भी आप कोई मेंटेनेंस करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हमको कुछ मेंटेनेंस करने के लिए वहाँ के कुछ सेफ्टी गार्ड्स होते हैं या फिर कुछ और भी चीज़ें ऐसी होती है जो जैसे सेफ्टी मैकेनिकल गार्ड्स की भी हो सकती है, कुछ उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी हो सकते हैं जिनको आपको रिमूव करना पड़ता है, जो सेफ्टी के लिए बने रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों को जब भी मेंटेनेंस ख़त्म होता है तो वापस अपने जगह पे फिट करिए, क्योंकि अगर आपने उस समय ध्यान नहीं दिया और आपने उनको चीज़ों को छोड़ दिया है, वो कल को किसी बड़े एक्सीडेंट का रूप ले सकती हैं। फिर आठवां पॉइंट ये है कि आप जब मेंटेनेंस करते हैं तो अपना जो टीम है उसकी स्किल को ऑब्ज़र्व करिए, उनकी डिफ़िकल्टी को देखिए। अगर वो आपको लगता है कि कोई चीज़ के अंदर उनको और ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आप उस ट्रेनिंग का भी वो करिए अरेंजमेंट, उनका स्किल लेवल बढ़ाइए, उनको उस चीज़ में जो डिफ़िकल्टी आ रही है उनका समाधान करिए। फिर 9वां पॉइंट हमारा ये है कि जब भी आप मेंटेनेंस करते हैं, मेंटेनेंस आप एक इम्प्रूवमेंट करने के लिए करते हैं या कोई चीज़, कोई इक्विपमेंट है उसको प्रोडक्टिव बनाए रखने के लिए, कंटिन्यूस प्रोडक्टिव बनाए रखने के लिए, और जो जिस पर्पस के लिए वो इक्विपमेंट बना है और जिस प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी के लिए उसको आपने प्लांट में इंस्टॉल किया है, वो पर्पस मीट होना चाहिए। तो ये मेंटेनेंस का एक पर्पस है। तो ये आप फुलफिल तभी कर सकते हैं जब आपने जो मेंटेनेंस किया है उसके बाद में जब इक्विपमेंट ऑपरेशनल होता है, तो ऑपरेशनल होने के बाद में उसकी क्या परफॉर्मेंस है, ब्रेकडाउन कैसा रहा, प्रोडक्टिविटी उसकी जो इक्विपमेंट है उसमें प्रोडक्टिविटी में कोई अल्ट्रेशन तो नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस की है, और या उसकी क्वालिटी में कोई उस चीज़ का कंट्रीब्यूशन तो नहीं है ख़राब करने में। तो इन चीज़ों का आपको बेसिकली डेटा कलेक्ट करना है। वो डेटा ज़रूर नहीं कि आप खुद ही कलेक्ट करें, आप मेंटेनेंस का जो स्टाफ है वो प्रोडक्शन की डेटा शीट से, प्रोडक्शन के जो एनालिसिस होते हैं उन शीट से भी आप वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और उन डेटा कलेक्शन करने के बाद में आप उन चीज़ों को एनालाइज करिए, एनालाइज करके उनके ऊपर करेक्टिव एक्शन प्लान करिए। करेक्टिव एक्शन प्लान खाली प्लान करने से नहीं होगा, आपको करेक्टिव एक्शंस को इम्प्लीमेंट करनी है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद में उन करेक्टिव एक्शंस का क्या नतीजा निकला है, मतलब वो आपने जो सोचा था करेक्टिव एक्शन, ये करेक्टिव एक्शन लेंगे, उनका क्या आउटकम है, क्या करेक्टिव एक्शंस से जो आपने एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा ये इम्प्रूवमेंट होगा या हम ये इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, तो
तो वो फुलफ़िल हुआ या नहीं हुआ है, तो वो डेटा का कलेक्शन, एनालिसिस एंड करेक्टिव एक्शन एंड रीचेकिंग, ये आपको करना है। और आखिरी जो मेरा पॉइंट है 10वां नंबर का, वो ये है कि हर एक प्लांट के अंदर देर आर सम इक्विपमेंट्स विच में बी स्पेयर इक्विपमेंट्स या स्टैंड बाई इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। तो अक्सर ये ऐसा होता है कि प्लांट के अंदर इक्विपमेंट तो स्पेयर में अवेलेबल है, लेकिन जब आपकी उसकी रिक्वायरमेंट आई तो पता लगा कि वो इक्विपमेंट एक्चुअली चल ही नहीं रहा है। दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम इन ऑल इंडस्ट्रीज़ कि जो स्पेयर इक्विपमेंट्स है वो सही टाइम पे जब उनकी ज़रूरत होती है तो परफॉर्म नहीं करते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप स्पेयर जो इक्विपमेंट्स है, स्टैंड बाई इक्विपमेंट्स हैं, उनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए और उनको एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप उनको मॉनिटर करिए। उनकी ऑपरेशन रेडीनेस जो है वो एक प्लान के अंतर्गत एसर्टन करिए, चेक करिए कि वो सही में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर जहाँ पॉसिबल होता है विदाउट अफेक्टिंग योर प्रोडक्टिविटी, आप ऐसा शेड्यूल भी बना सकते हैं कि उन इक्विपमेंट्स को अल्टरनेटली रेगुलर यूज़ करना है। तो इससे उनकी जो कंडीशन है वो भी सही पता लगेगी और स्पेयर इक्विपमेंट को रोटेशन में रखने से जो रनिंग इक्विपमेंट है उसको मेंटेनेंस करने का भी आपको अवसर मिलेगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू था, दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस विद यू। ओके, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ और मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में या आपके जो जान पहचान के हैं जिनको आपको लगता है कि उनको आप ये शेयर करेंगे, उनको भी बेनिफिट होगा, तो उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।